हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिका पॉइंट में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। हमने उन टर्म्स को जाना था जिन टर्म्स की हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। इसी के अंदर हम जानेंगे हेनरीज लॉ और हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन। हम जानेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालते हैं, और इसी के अंदर हम जानेंगे रॉल्स लॉ को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होती है सॉल्युबिलिटी। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है the maximum amount of solute that can be dissolved in given volume of solvent। किसी भी given volume of solvent में हम कितना maximum amount of solute dissolve कर सकते हैं, या क्या है, ये क्या कहलाती है उस solution की solubility। एक बार लिख लें इसको, the maximum amount of solute that can be dissolved in given volume of solvent is known as solubility। जैसे अगर एक गिलास वाटर है और उसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें शुगर ऐड होगा, 1 चम्मच ऐड करेंगे ऐड हो जाएगा, 2 चम्मच ऐड करेंगे ऐड हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, इस शुगर की सॉल्युबिलिटी इस वाटर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है मैक्सिमम 3 चम्मच ऐड हो, मैक्सिमम 4 चम्मच ऐड हो, और 4 चम्मच के बाद जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो फर्दर शुगर ऐड नहीं होगा, तो उस शुगर को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। इस चीज को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। कि मतलब मैक्सिमम कितना शुगर ऐड हो रहा है, 4 स्पून। तो इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, वो सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन में अगर हम और सॉल्यूट ऐड करना चाहें तो इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। अगर हम सॉल्यूट ऐड करना भी चाह रहे हैं तो हमें इस केस में टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाता है 2 तरह के सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक फर्दर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें फर्दर और सॉल्यूट ऐड ना हो सके उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर जो इस ग्लास में है इसमें मैक्सिमम 4 स्पून ऑफ शुगर ऐड होगा, इसमें मैक्सिमम 4 स्पून ऑफ शुगर ऐड होगा, उसके बाद ऐड नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, हमने 4 चम्मच शुगर डाल दिया, अब इसमें और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा, तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच फर्दर नो सॉल्यूट कैन बी एडेड, उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहीं पे अगर हमने 3 चम्मच अगर शुगर डाला होता तो 1 चम्मच और ऐड हो सकता था, 2 चम्मच डाला होता तब भी और ऐड हो सकता था, 1 चम्मच रहता तब भी और ऐड हो सकता था। तो उस समय इसकी कंडीशन कैसी थी, अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें और फर्दर सॉल्यूट ऐड हो सके। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़े। जैसे इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम अगर और सॉल्यूट ऐड करना चाहें तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और सॉल्यूट ऐड होगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मैं इनकी डेफिनेशन को लिख देता हूं। Solution in which further no solute can be added is called saturated solution। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा,
solution in which further more solute can be added is called unsaturated solution. चलिए तीसरा देखते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। Solution in which further solute can be added by heating is called super saturated solution. तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालेंगे। तो पहले हम देखेंगे जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डाल देंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स उनकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालेंगे। पहला हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid solute in liquid solvent। जब हम कोई सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स उनकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालेंगे। जैसे हम नमक को पानी में ऐड कर रहे हैं, शुगर को पानी में ऐड कर रहे हैं, हम ग्लूकोज को पानी में ऐड कर रहे हैं, हम चूने को पानी में ऐड कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर इनकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालेंगे। पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इनकी सॉल्युबिलिटी पे कैसे इफेक्ट डालेगा। तो अगर मैं बात करूं कि किसी हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही आंसर होगा कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि सॉलिड को जब हम सॉल्यूट में डालते हैं तो वो कैसे डिसॉल्व होता है। जब हम सॉलिड को सॉल्यूट में डाल रहे हैं तो वो कैसे डिसॉल्व हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए पानी है और उसमें हमने क्या किया, शुगर ऐड किया। हमने क्या किया, शुगर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, ग्लूकोज ऐड किया और इस केस में हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। तो जब भी हम शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज को ऐड करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इनका घुलना बढ़ जाएगा, वाटर में और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर हम वाटर ले लें और उसके अंदर हम चूने को ऐड करें, हम क्या ऐड करें, चूना ऐड करें, लाइमस्टोन ऐड करें, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे इस चूने की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। जो चूना पानी में घुल रहा था उसका घुलना कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ भी जा रही है, घट भी जा रही है। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में कैसे डिसॉल्व हो रहा है, एक्सोथर्मिकली कि एंडोथर्मिकली। जब भी हम शुगर, सॉल्ट या ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, मतलब उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और जब भी हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो इनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है। तो अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर कोई ऐसा केस है जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं और उनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो रहा है तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, जैसे चूना। और यहाँ पे क्या एग्जांपल है, शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज। अब होता क्या है, जनरली हमारी डेली लाइफ में हम करते क्या है, या तो पानी में ग्लूकोज को ऐड किए रहते हैं, या फिर शुगर को ऐड किए रहते हैं, या फिर सॉल्ट को ऐड किए रहते हैं। तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा डेली लाइफ में हमारे होने के कारण होता है, लेकिन एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है।
क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम क्या ऐड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर देखते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? तो अगर हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का एज सच कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता। मतलब अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट है हमारा और उसको हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का एज सच कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता। क्या हो जाएगा? नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे जो कि सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट में अफेक्ट करते हैं। एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? चलिए ये दूसरा देखते हैं। जब हम किसी गैसेस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। स्पेलिंग अपने से करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग गड़बड़ रहे तो। अगर मान लीजिए हम किसी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे? सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा? अगर कोई मान लीजिए गैस है और उसको हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, ये हमारा लिक्विड सरफेस है, मान लीजिए वाटर है और उसके अंदर हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, CO2 है चाहे ऑक्सीजन है। तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो गैस इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहेगी वो क्या करेगी? सरफेस को छोड़ के, लिक्विड को छोड़ के बाहर चली जाएगी। तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में क्या हो जाएगी? कम। और अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड सॉल्वेंट में बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट में बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है। क्या हो जाएगा? The solubility of gas in liquid solvent increase with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो दूसरा फैक्टर देखते हैं, प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर कैसे इफेक्ट डालेगा और इसी में हम जानेंगे हेनरीज लॉ को। किसी गैस को अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है और यहीं पे हम जानेंगे हेनरी लॉ। तो देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। जब किसी गैस को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा लिक्विड सॉल्वेंट वाटर है और यहाँ पे गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर है, मान लीजिए ये ऑक्सीजन गैस है। तो अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो इन गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड सॉल्वेंट में बढ़ जाएगी। इन गैस का इसमें घुलना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड सॉल्वेंट की, तो गैसियस सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड सॉल्वेंट वो बढ़ जाती है और इसको हम समझाते हैं हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ ये कहता है कि solubility of gaseous solute in liquid solvent is directly proportional to the partial pressure applied on the gas on the surface of liquid solvent। किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट की सरफेस पे हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उस गैस से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी उसमें उतनी ज्यादा होगी। मतलब जितना प्रेशर लगाएंगे इस गैस का अमाउंट इस लिक्विड सॉल्वेंट में उतना ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम गैस इसमें क्या होती जाएंगी? मिल जाएंगी और उनके अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। मतलब अगर हमने प्रेशर लगाया तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड सॉल्वेंट में बढ़ गई, इसके अमाउंट्स में बढ़ गया और यहाँ पे अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। यानी हम ऐसे बोले कि सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी और सॉल्युबिलिटी को हम कैसे समझाएंगे? मोल फ्रैक्शन से। तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन x। हम इक्वल टू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू KH इंटू x, जहां P क्या है? पार्शियल प्रेशर, KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है जो कि क्वेश्चन में आपको देगा। और x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये हमारा हेनरीज लॉ।